नमस्कार साथियों। आज हम रीट 2022 के द्वितीय पारी के पेपर का हल कर रहे हैं। ये द्वितीय पारी का लेवल 2 का पेपर है, जिसमें हम द्वितीय भाषा संस्कृत का हल करने वाले हैं। आइए साथियों, शुरू करते हैं इसको। देखिए, ये भाषा सेकंड है इस पेपर की। पहला प्रश्न देखिए आप। 73 73 इमाम संख्याम संस्कृतेन लिखत। इस संख्या को संस्कृत में लिखिए। 73 इस संख्या को आप संस्कृत में लिखिए। तो इसका कौन सा वाला रूप सही होगा? देखो आप। त्रय सप्तति, त्रयो सप्तति, त्रयस सप्तति और त्रिसप्तति। इनमें से बताइए कौन सा रूप सही है। तो बताइए आप कौन सा सही होगा। देखिए आप, जो 73 है इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप लिखिए त्रिसप्तति, 3 और 70। संस्कृत में ऐसे ही अपन बनाते हैं, ठीक है। या तीन, त्रि की जगह आप त्रय है ऐसा भी लगा सकते हैं, त्रय सप्तति, ठीक है। अगर ये वाला लगाते हैं तो आपका सीधा विकल्प ये रहा, ठीक है। और आपके अंदर दिमाग में आ जाए चीज कि ऐसा वाला रूप भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है ऐसा वाला रूप, लेकिन ये रूप देखो पहले तो यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, ये रूप जो अपन लगाते हैं तो यहाँ साथियों विसर्ग है, और विसर्ग आ जाने से विसर्ग के बाद में फिर देखो स, ये अगोस आया है, तो यहाँ विसर्ग संधि में सत्व प्राप्त होती है। सत्व यानी विसर्ग का स बनता है। तो इस तरह से ये स्लेट वाला स अगर बनता, दंत्य स अगर बनता, तो इसका हम ऐसा वाला रूप सही कर देते। लेकिन ऐसा रूप यहाँ कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे त्रय सप्तति, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया जो कि गलत है। यहाँ देखो विसर्ग की जगह यहाँ पे उत्व संधि यानी कि विसर्ग का उ बना दिया, जो भी गलत है। यहाँ देखिए त्रयस सप्तति, यहाँ ठीक है स आया है, लेकिन स ये तालव्य है, सचुत्व संधि यहाँ पे कर दी तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही रूप हो जाएगा त्रिसप्तति। वैसे जो ऊपर की जो संख्याएं हैं उसमें 2 और 3 जो है उसको आप द्वि, त्रि ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, है ना। द्वि जैसे द्विसप्तति, त्रिसप्तति, इस तरह से इनका प्रयोग होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, संख्या से आया है। आगे देखो आप। 6:10 को संस्कृत, 6:10 को संस्कृत में समय लिखो। इस समय को आप संस्कृत में लिखो। तो देखिए आप, सार्ध षडवादनम। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सार्ध का मतलब साढ़े, षडवादनम, षडवादनम यानी 6 बजे, 6:30 बजे। इसका अर्थ तो ये हुआ 6:30 बजे। फिर आप देखिए आगे, देखो दशाधिक षडवादनम। दशाधिक, 10 अधिक है कितने में? षडवादनम, 6:10 ज्यादा है, इसका ये हो गया। सपाद षडवादनम। देखिए आप, सपाद का अर्थ होता सवा, ठीक है। तो सवा का मतलब 15, ठीक है। और सवा, सपाद यानी सवा, षडवादनम 6:15। इसको आप ऐसे लिखिए, दशाधिक पंचवादनम। 10 अधिक है और कितने में? पंचवादनम, 5 बजे, 5:10 ऐसा है, इसका आप लिखोगे। तो क्या पूछ रहा है? 6:10 को संस्कृत में लिखिए। तो साथियों स्पष्ट हो चुका है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो 63वां जो प्रश्न है उसको देखिए आप। माहेश्वरी सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रों में गश प्रत्याहारे वर्णा भवंती। गश प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, ये आपको देखना है। तो देखिए गश प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले आपको माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आप आराम से निकाल लोगे इसका। देखिए पहला सूत्र आता है ए ई ऊण, रील रिक, ए ऊंग, अयउच, हयवरट, लण, यमगणनम, जय भैया, गणदस। क्या आता है? गणदस। ये सूत्र आएगा ग ड ग स। मैंने इसको ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ग चाहिए। क्या चाहिए? ग चाहिए। सबसे पहले ग चाहिए, ये आपका गहरा, ठीक है। फिर आपको ग से तो शुरुआत करनी है, जो पहला वाला वर्ण वहां से शुरू करना है। और जो इस प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण है यानी कि स है, अलंत स, ठीक है, यहाँ पर आकर के आपको रुक जाना है। तो ये मेरा ग ड दस, ये ग भी हो गया और ये स भी हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन से वर्ण आ रहे, ग ढ ध, स भी इसमें शामिल होगा क्या?
नहीं होगा। जो हलंत वर्ण है वो केवल सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, उनकी परिगणना नहीं होती है। ठीक है, तो कौन कौन सा वर्ण, ग, ढ, ध, देखो आप कहाँ पे आ रहा है, ये आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अगला प्रश्न, मैं खेलकर समय नष्ट नहीं करूंगा, मैं खेल करके समय नष्ट नहीं करूंगा, इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत। इस वाक्य को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ये अनुवाद से संबंधित प्रश्न है। देखिए, तो इसको अपन यही वाक्य में ही कर लेते हैं। अहम मैं, देखो मैं को तो कहो कहो आप अहम, क्या कहोगे, अहम मैं खेल कर। देखो खेलने के लिए धातु आती है क्रीड, कौन सी, क्रीड, क्रीड धातु आती है, क्रीड यानी खेलना। और इसमें खेल कर, इसमें कर लिखा हुआ है, तो कर अर्थ में अपने को एक प्रत्यय लेना पड़ेगा, और वो प्रत्यय कौन सा है, क्रीड धातु में आप प्रत्यय करो कत्वा, कौन सा, कत्वा, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, क्या है, त्वा। तो ये आपका यहाँ तो रहा, यहाँ यहाँ तो रहा आपका क्रीड, और ये आपका त्वा, क्रीड, क्रीड ई का आगम होगा क्रीडित्वा, क्या बनेगा, क्रीडित्वा, इस तरह से रूप बनेगा। तो अहम क्रीडित्वा, मैं खेल करके, ऐसा वाक्य बन गया यहाँ तक। समय समय नष्ट नहीं करूंगा, समय को आप समय लिख दीजिए, समयम ऐसा कर दीजिए, समयम नष्ट नहीं करूंगा। अब इस पे आपको ध्यान देना है, क्रिया क्या हो रही है, नहीं करूंगा, ये क्रिया हो रही है ना। तो देखो ये जो नहीं करूंगा है, ये आपका लिट लकार है, कौन सा लकार है, लिट लकार। तो यहाँ तक तो आपको सभी वाक्य समान ही मिलेंगे। अब यहाँ से आगे अपन देखते हैं। तो जहाँ लिट लकार की क्रिया नहीं होगी पहले उसको गलत कर दो। ठीक है, देखो ऑप्शन सी देखिए आप, ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, करोमी, तो ये तो लट लकार की क्रिया यानी कि गलत हो गया। अहम क्रीडन समयम न करिष्यामि, यहाँ आपकी लिट लकार की क्रिया आ रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, क्रीडन, यहाँ क्रीड धातु में स्त्री प्रत्यय हुआ है, क्रीड धातु में आप स्त्री प्रत्यय करते हो तो क्रीडन रूप बनता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो क्रीडन जो है, स्त्री प्रत्यय जो है वो करते हुए, खेलते हुए, इस अर्थ में आएगा, अपने को हुए अर्थ नहीं चाहिए, खेलते हुए ऐसा अर्थ नहीं चाहिए, अपने को खेलकर ऐसा अर्थ चाहिए, तो ये भी हो गया गलत। ठीक है, अब दो बच गए अपने पास। ठीक है, अहम क्रीडित्वा, मैं खेल करके समय समय न नक्ष्यामी। अब ये जो नक्ष्यामी रूप है ये सही नहीं है, सही रूप क्या होगा, ननक्ष्यामी, ननक्षति, ननक्षतः, ननक्षन्ति, ननक्षसि, ननक्षत, ननक्षत, ननक्षामी, ननक्षाव, ननक्षाम। इस तरह से फिर ये पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अहम क्रीडित्वा समयम न नक्ष्यामी, मैं खेल करके समय को नष्ट नहीं करूंगा, नक्ष्यामी यानी नष्ट करना, न नक्ष्यामी नष्ट नहीं करूंगा। इस तरह से इसका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। आगे देखिए आप, एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा। ठीक है, इस वाक्य का आपको संस्कृत बनाना है। इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादम कुरुत, इस वाक्य का आपको संस्कृत अनुवाद करना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वाक्य को। देखो, एकदा, एक समय के लिए आ जाएगा एकदा। ठीक है, राजा दिलीप, ये राजा दिलीप इस वाक्य का कर्ता है। ठीक है, तो यहाँ देखो राज्य, ये षष्ठी विभक्ति आ रही है, कर्ता में षष्ठी नहीं आती है, ये गलत हो गया। एकदा राजा दिलीप, यहाँ तक ठीक है, एकदा राजा दिलीप, एक बार राजा दिलीप, यज्ञ कर्तुम, यज्ञ करने के लिए, एकम अश्वम, एक अश्व को, मुंचती नहीं छोड़ता है। यहाँ साथियों ये गलत हो गया, मुंचती ये लट लकार की क्रिया है, जबकि देखो आपका जो वाक्य है वो क्या है, छोड़ा, यानी कि भूतकाल की क्रिया आपको लानी है। ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ए और बी दोनों ही गलत है। एक समय राजा दिलीप दिलीप है यज्ञम कर्तुम, यज्ञ करने के लिए, एकम अश्वम मुमोच है। यहाँ लगभग सब ठीक है, लेकिन ये समय लिखा हुआ है, ऐसा नहीं प्रयोग होता इसका, ये भी गलत हो गया। एकदा राजा, एक बार राजा दिलीप है, यहाँ तक ठीक है। यज्ञ कर्तुम, यज्ञ करने के लिए, एकम अश्वम, एक घोड़े को, मुमोच नहीं छोड़ा। देखो ये क्रिया जो है ये भी आपकी वही आ गई जो आप चाह रहे हो, सारा यहाँ सही है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो, यहाँ राज्य षष्ठी विभक्ति इसको आपने काट दिया, यहाँ क्या था, यहाँ लट लकार की क्रिया थी इसलिए काट दिया। ठीक है, यहाँ शब्द रूप वाली गलती थी, यहाँ धातु रूप वाली गलती थी, यहाँ आपके अवयव शब्द वाली गलती थी। इस तरह से आपने, ये आपका प्रश्न होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, यह इत्यस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यह इस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। बताओ क्या होगा, ये का उच्चारण स्थान, मूर्धा होगा क्या, दंता,
तालु या कंठ, इनमें से क्या होगा बताइए आप। तो इनमें से होगा साथियों तालु। क्यों? क्योंकि एक सूत्र आता है इचुई सनम, इचु ये इचुई सनम तालु, इचुई सनम तालु। इसका मतलब क्या हुआ, ई बड़ी ई, चू यानी च छ ज ज यहाँ, ये और से, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, इनका उच्चारण स्थान होगा तालु। तो ये आपका ये रहा ये, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, उच्चारण स्थान से निश्चित रूप से प्रश्न आता है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका। ईश्वर है सर्वान रक्षति, ईश्वर सबकी रक्षा करता है। इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इस वाक्य का आपको वाच्य परिवर्तन करना है। तो देखिए ये बहुत सरल वाक्य है। देखिए आपको इसको अच्छा, वाच्य परिवर्तन के संबंध में देखिए आप, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कर्तृवाच्य, ठीक है, एक होता है आपका कर्मवाच्य, और एक होता है आपका भाववाच्य, ठीक है। ये 3 वाच्य होते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता कर्म हो भी सकता है, नहीं भी कर्म है या नहीं, ठीक है, इन दोनों का आप ध्यान देंगे। और क्रिया होती है, ठीक है। अच्छी जो समझने वाली बात यह है कि इसमें कर्ता जो है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, जिसमें प्रथमा वो प्रधान होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। ये आपका कर्तृवाच्य है। अब कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य उसे कहेंगे या कर्मवाच्य उसका बनाएंगे जिस वाक्य में कर्म है, जिस वाक्य में कर्म है। मैंने बोला ना कर्तृवाच्य में कर्म होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है। तो कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य में आपको कर्ता में तृतीया विभक्ति करनी है, जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति लानी है, और जो आपकी क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलेगी। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। उसमें कर्ता के अनुसार चल रही थी, इसमें कर्म के अनुसार चलेगी। ये बात आप ध्यान दीजिए। फिर आता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है, देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य में केवल अंतर इतना ही है, इसमें कर्ता में इसमें भी तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। अंतर केवल इतना है कि कर्मवाच्य में कर्म होता है, जिस कर्तृवाच्य में कर्म होता है उसका कर्मवाच्य बन जाएगा। जिस वाक्य में कर्म होता ही नहीं है उसका भाववाच्य बनेगा, उसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें कर्म तो होता है नहीं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि कर्तृवाच्य में कर्म होता भी है, नहीं भी होता है। अगर कर्म होता है तो उसका कर्मवाच्य बन जाएगा, अगर कर्म नहीं होता है तो उसका भाववाच्य बन जाएगा। ये बात आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें कर्म नहीं होता है, कर्ता होता है, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति आप लगा दोगे। फिर क्रिया किसके हिसाब से लगाओगे आप, तो क्रिया जो है वो भाव के हिसाब से लगेगी। क्रिया जो है भाव का अर्थ भी क्रिया ही होता है साथियों, तो भाव के हिसाब से लगेगी। ये आपको मैंने कर्तृवाच्य जो वाच्य है उसके बारे में समझा दिया। अब अपन इस प्रश्न पे आ जाते हैं। हालांकि यहाँ हल करने से ज़्यादा हो जाएगी वीडियो लंबी, अपन को इतनी लंबी नहीं करनी है, फिर भी क्योंकि किसी प्रकार का संशय नहीं रहे इसलिए मैंने इसको बताया आपको। अब देखिए, अब इसको हल कर लेते हैं। देखो, ईश्वर है ये इस वाक्य का कर्ता है, सर्वान यानी सभी को, सभी की, रक्षति ने रक्षा करता है, ईश्वर सबकी रक्षा करता है, ठीक है, ये वाक्य है। अब इसमें देखिए ये कर्ता हो गया, ये इसका कर्म हो गया, और ये आपकी क्रिया हो गई। और जो कर्म है वो क्या है, वो आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और ये बहुवचन, जैसे राम है रामो रामा रामम रामो राम रामान, तो ये से सर्वान बना है, ये कर्म द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। अब क्या करना, अब आपको इसमें कौन सा वाच्य बनाओगे आप बताओ। इसका क्रम वाच्य बनाओगे, क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है, ठीक है। अब कर्म वाच्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाओ, तो कर्ता की तृतीया ईश्वर का क्या बनेगा, ईश्वरेण, जैसे राम का रामायण बना वैसे ईश्वर का ईश्वरेण, ऐसा बन गया, ठीक है। अब सर्वान यानी सभी की, करना क्या आपको, इसमें सर्वान में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अब आपको क्रमवाच्य बनाने के लिए द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है उसको द्वितीय का प्रथमा करना है आपको, ठीक है। क्रम में आपको प्रथमा विभक्ति लगानी है, तो प्रथमा आप लगा दोगे। सर्व शब्द की प्रथमा विभक्ति आपको लगानी है और उसका बहुवचन रूप लगाना है। वो क्या होगा, वो होगा सर्वे। क्या होगा, सर्वे। सर्व है, सर्वो, सर्वे, इस तरह से सर्वे बनेगा, ठीक है। अब रक्षति, अब आपको कर्मवाच्य बनाने के लिए आपकी जो क्रिया है उसको कर्म के अनुसार करना है और आत्मनेपदी रूप बनाना है। कौन सा रूप, आत्मनेपदी। आत्मनेपदी रूप कैसे बनाते हैं, जैसे धातु है रक्ष, रक्ष धातु है, ये है रक्ष। मूल धातु क्या है, मूल धातु जो आपकी है वो रक्ष हलंत है। फिर बाद में आपको ये लाना है और पीछे ते लगाओगे, रक्षते, ऐसा बन जाएगा।
लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपका कर्म है ये बहुवचन है, ठीक है। तो आपका रक्षते जो है वो तो एक वचन हुआ, तो आप इसको बहुवचन बनाओगे, यहाँ न लगा दो, रक्षन्ते क्या हो जाएगा, ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही उत्तर है इसका। इस तरह से इसको हल करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, मया चंद्र है पश्यते, मया चंद्र है पश्यते, ये आपका कर्मवाच्य का वाक्य है। किसका वाक्य है, कर्मवाच्य का। अभी अपन वाच्य पढ़ के आए, उसी में से है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रम में प्रथमा होती है, और जो क्रिया है वो क्रम के अनुसार चलती है। इसमें ऐसा ही हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इत्यत्र वाक्यम संशोधित, इस वाक्य को आपको संशोधित करना है। इसमें त्रुटि है उसको सही करना है। कैसे सही करोगे, तो देखो देखते हैं इसको। मया ठीक है, चंद्र ठीक है, पश्यते, इस पश्यते पे आपको देखना है। आप जो आत्मनेपदी रूप बनाते हो तो वो मूल धातु का बनता है, और इसमें मूल धातु कौन सी है, दृश्य। दृश्य में आप इसका आत्मनेपदी रूप बनाने के लिए आप ये लाओ और पीछे ते जोड़ दो, दृश्यते। इस प्रकार से इसका रूप बनेगा, दृश्यते, दृश्यते ये वाला रूप बनेगा। और देखो फिर किसमें है ये, मया चंद्रम पश्यते, मेरे द्वारा चंद्र देखा जाता है, पश्यते गलत हो गया, मया चंद्र दृश्यते ये इसका सही रूप है। मया चंद्रम दृश्यते ये वाक्य गलत हो गया, क्योंकि इसमें चंद्र में द्वितीय विभक्ति आ गई है, और इसमें भी अहम चंद्रम, ये भी आपका जो क्रम है उसमें द्वितीय विभक्ति आ गई है, तो ये गलत हो गया। क्रम में आपको प्रथमा लगानी है। इस तरह से ये आपका 68वां प्रश्न हुआ। 69वां देखते हैं। मम न रोचते ते वाक्यम, मम मुझे, न रोचते नहीं अच्छा लगता है, ते वाक्यम मुझे तुम्हारे वाक्य अच्छे नहीं लगते हैं। इत्यत्र वाक्यम संशोधित, इस वाक्य को आपको संशोधन करना है। अशुद्धि संशोधन से ये प्रश्न आया है। देखो आप, ठीक है, इसमें क्या है, देखो मैया न रोचते, इसमें मैया आया है, इसमें मैयम आया है, मम और मैया, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो इसको देखो एक बार, ये वाक्य क्यों गलत है, क्योंकि ये कारकों से संबंधित इसमें अशुद्धि है। रुच धातु आई है, कौन सी, रुच धातु, और रुच धातु के योग में चतुर्थी आती है। एक सूत्र आता है, रुच्यार्था नाम प्रियमाण है। रुचि अर्थ में जो प्रियमाण जिसको अच्छा लगता है, रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किसको अच्छा लग रहा है, मम यानी मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है वो भी एक ही बात है। अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना, जिसको अच्छा लगता है या जिसको अच्छा नहीं लगता है उसमें चतुर्थी लगानी है आपको। तो मम में तो षष्ठी विभक्ति लगी है, अस्मत् शब्द में षष्ठी विभक्ति जो होती है वो मम रूप बनता है। तो अस्मद में आपको चतुर्थी लगानी है, और वो रूप बनेगा म है यम, मय्यम, इस तरह से रूप बनेगा। देखो किसमें है, मय्यम न रोचते ते वाक्यम, मुझे तुम्हारे वाक्य अच्छे नहीं लगते, इसमें बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, उदार चरिता नाम तो खालिस्तान कुटुंबकम, ये सुक्तियों से प्रश्न आया है। एक श्लोक है, उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों का तो कुटुंब होता है। कौन कुटुंब होता है, अमृत अमृत ही, कार्यमेव कार्य ही, वसुदेव है और वसुदेव है। तो इसमें क्या सही होगा, इसमें साथियों वसुदेव है, ये सही होगा। उदार चरिता नाम तो वसुदेव है कुटुंबकम, इस तरह से आप सबको लगा के देख लीजिए, आपका यही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है, इनको अपन देखते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण से, संस्कृत भाषा शिक्षण के अनुपातस्य कर्मस्य च, अनुपात और कर्म का सिद्धांत अनुसार, सिद्धांत के अनुसार शिक्षण, संस्कृत भाषा शिक्षण के अनुपात और कर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक स्तर में प्रधानता होती है। प्रारंभिक स्तर में किस की प्रधानता होती है, कौन से शिक्षण की प्रधानता होती है, 1 से 5 जो है उसमें किसको ज्यादा जोर दिया जाता है, व्याकरण के ज्ञान को या तुलनात्मक अध्ययन को या मौखिक कार्य को या साहित्य ज्ञान को। तो मौखिक कार्य को ज्यादा जोर दिया जाता है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। या भाषा अध्यापनीय सा स्वमाध्यमेनैव बोधनीय, जो भाषा अध्यापन योग्य होती है, या भाषा यानी जो भाषा अध्यापनीय पढ़ाने योग्य है, अध्यापन कराने योग्य है, वो शायरी वह स्वमाध्यमेन अपने माध्यम से, एव यानी ही, बोधनीय यानी जानने योग्य होती है। जो भाषा पढ़ाने योग्य है वो अपने माध्यम से ही जानने योग्य है, भाषा को अपने माध्यम से ही सीखा जाता है।
इत्यत्र भाषा शिक्षणस्य विधि अस्ति। यहाँ भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है, या विश्लेषणात्मक विधि है, या व्याख्या विधि है, या व्याकरण विधि है? तो साथियों यहाँ प्रत्यक्ष विधि है। भाषा का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, भाषा को उसी के माध्यम से हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष विधि हुई है। ठीक है, आगे देखिए, हर बार्टीय पंचपदी विधो सोपानम अस्ति। हर बर्ट की पंचपदी विधि में सोपान है। ये प्रश्न आपका जो अपन ने पूर्व में पेपर हल किया था उसमें से रिपीट हुआ है। ठीक है, हर बर्ट की पंचपदीय विधि में सोपान है। कौन सा सोपान है? 3 नहीं होंगे, 1 होगा। कौन सा है देखते हैं। व्याख्या है क्या, उद्देश्य है क्या, तुलना है क्या, मूल्यांकन है क्या? तो इसमें साथियों तुलना है। हर्बर्ट की पंचपदी विधि जो है उसमें तुलना, ये इस विधि का सोपान है। ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। आगे देखते हैं। वैदिक शिक्षा पद्धतोपि, वैदिक शिक्षा पद्धति में भी दृश्य साधना नाम प्रयोग है कथम विहित है। दृश्य साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है? वैदिक शिक्षा में, वैदिक शिक्षा पद्धति जो वैदिक काल में जो शिक्षा पद्धति थी उसमें दृश्य साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है? क्या पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से किया गया क्या, या स्फुरक पत्र का नाम, स्फुरक पत्रों के प्रयोग से, या प्रदर्शन पट्ट के माध्यम से, या फिर तालपत्रों में लिखे गए रेखा चित्रों के प्रयोग से? तो उस समय इन प्रकार के यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस प्रकार के यंत्र नहीं थे, पाठ्य पुस्तक भी नहीं हुआ करती थी, और किसी भी प्रकार का यंत्र नहीं हुआ करता था। तो अपन तालपत्रों में उस समय लिखते थे। तालपत्रों में लिखे गए रेखा चित्रों के प्रयोग से इस प्रकार के साधन काम में लेते थे। दृश्य साधनों का प्रयोग इस प्रकार से होता था। तालपत्रों में रेखा चित्र इत्यादि बना करके भाषा शिक्षण में सहयोग होता था उनका। अगला देखो आप, शैक्षिक भ्रमणम संस्कृत शिक्षण साधनम अस्ति। शैक्षिक भ्रमण संस्कृत में शिक्षण में साधन है। शैक्षिक भ्रमण जो होता है वो संस्कृत शिक्षण में कौन सा साधन है? दृश्य साधन है, या श्रव्य साधन है, या दृश्य श्रव्य साधन है, या क्रियात्मक अन्य साधन है? तो साथियों क्रियात्मक अन्य साधन है, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण जो आप कर रहे हो तो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो उसमें क्रियात्मक आएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए आप, 76 नंबर का प्रश्न जो है वो क्या है? 76 नंबर का जो है, ससंदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखनेन संबंधा च प्रश्न भवन्ति। ससंदर्भ व्याख्या, ससंदर्भ का मतलब सप्रसंग व्याख्या, कथाया सार, कथा का सार आदि लिखने से संबंध जो प्रश्न होते हैं वो कौन से प्रश्न है? भाई आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, कथा का सार आदि लिखना है, तो किस प्रकार के प्रश्न है वो? लघुत्रात्मक है क्या, निबंधात्मक है क्या, अति लघुत्रात्मक, या फिर बहुविकल्पात्मक? बहुविकल्पात्मक में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अति लघुत्रात्मक जिसका उत्तर छोटा होता है, लघुत्रात्मक जिसका ज्यादा छोटा भी नहीं ज्यादा बड़ा भी नहीं, बीच वाला प्रश्न होता है, और निबंधात्मक यानी जो विस्तार से होता है। तो आप विस्तार से करते हो इसलिए निबंधात्मक प्रश्न की श्रेणी में आएगा ये। आगे देखिए। पाठ्य पुस्तकें संचिता सामग्री भवेत। पाठ्य पुस्तक में संचित सामग्री होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो बनाई जाती है किस प्रकार के उद्देश्य से उसका निर्माण होना चाहिए? शिक्षकाणाम आर्थिक सामाजिक स्तरानुसारम, शिक्षकों के आर्थिक और सामाजिक स्तर के अनुसार। शिक्षकाणाम शारीरिक मानसिक स्तरानुसारम, शिक्षकों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार। छात्राणाम शारीरिक मानसिक स्तरानुसारम, छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार। और छात्राणाम आर्थिक सामाजिक स्तरानुसारम, छात्रों के आर्थिक और सामाजिक स्तर के अनुसार। किस प्रकार का होना चाहिए, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, पाठ्य पुस्तक जो बनाई जाती है वो छात्रों को ध्यान में रख के छात्र केंद्रित होती है। ठीक है, छात्रों को। तो इसमें ये दोनों तो गलत हो गए। शिक्षकों का तो इसमें कोई कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, छात्रों का है। और छात्रों का भी देखिए आप, शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को ध्यान में रख के तैयार की जाती है। इसका ऑप्शन सी सही है। संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल विद्यमान है। संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम कौन सा भाषा कौशल है? तो देखिए आप, इसके बाद ये भी प्रश्न जो अपन ने पूर्व में पेपर हल किया था उसी का रिपीट हुआ है। देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण के कोई सी भी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत हो, उसके 4 भाषा कौशल है। कौन कौन सा? एक तो है एल, सूत्र याद कर लीजिए, एल एस डब्ल्यू
आर डब्ल्यू। क्या करो, सबसे पहले आप सुनो, फिर बोलो, फिर आप पढ़ो, फिर आप लिखो। ठीक है, ये है। सबसे पहले एल आएगा, यानी लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। समझने वाली बात यह है कि जो सुनना और पढ़ना, ये दोनों ग्रहण करने के साधन है। किसी भी ज्ञान को आप ग्रहण करो। और एस और डब्ल्यू, यानी कि बोलना और जो लिखना है, ये आपके अभिव्यक्ति के साधन हैं। सबसे पहले आप ग्रहण करोगे, फिर आप सीखोगे, समझोगे, फिर अभिव्यक्त करोगे। ठीक है, ये ग्रहण के साधन दोनों, ये आपके अभिव्यक्ति के साधन हैं। सबसे पहला पूछा है तो वो लिसन हो जाएगा, सुनना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ श्रवण, ये इसका साधन हो गया। प्रश्नानाम उत्तरे अनेके विकल्पा दीयन्ते। प्रश्नों के उत्तर में अनेक विकल्प दिए जाते हैं। परीक्षार्थी एसु विकल्पेषु साधु उत्तरम चिनोति। परीक्षार्थी इन विकल्पों में से साधु उत्तर, अच्छे उत्तर का, सही उत्तर का चिनोती चयन करता है। परीक्षा प्रश्नों के अनेक प्रश्नों के उत्तर में अनेक विकल्प है। परीक्षार्थी इनमें से सही विकल्प का चयन करता है। ये परीक्षा का कैसा प्रकार है, बताइए आप। निबंधात्मक है क्या, या बहुविकल्प प्रकार का है, या लघुत्रात्मक है, या अति लघुत्रात्मक है? तो वो सारे ऑप्शन आते हैं, एबीसीडी जो आते हैं, वो किस प्रकार का प्रश्न है, बहुविकल्प प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, मल्टीपल जो ऑप्शन आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये जो अभी ये प्रश्न जो है, ये भी ऐसा ही प्रश्न है। देखो, ये प्रश्न दे दिया इसने, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है उत्तर के, तो आपको छांटना है। तो ये कौन सा है, ये इसको आप क्या बोलोगे, बहुविकल्प प्रकार का। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बहुत सारे विकल्प है, इसलिए इस प्रश्न का प्रकार कैसे हो गया, बहुविकल्प प्रकार का ये प्रश्न हो गया। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसका क्या उद्देश्य है, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षणम, संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण देना। कक्षायाम सामूहिक शिक्षणम, कक्षा का सामूहिक शिक्षण। बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षण, बालक की न्यूनता का परिष्कार करने के लिए शिक्षण। या निदानात्मक परीक्षण उपरांत, निदानात्मक परीक्षण के बाद में बालक की न्यूनता के परिष्कार के लिए शिक्षण। बिल्कुल, जो आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है वो बालक की न्यूनता का परिष्कार का शिक्षण है, न्यूनता को, कमी को दूर करने का शिक्षण है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि निदानात्मक परीक्षण पहले आप करोगे। देखिए, उपचार का अर्थ होता है, उपचार का अर्थ क्या है, बीमारी होती है, अपन उपचार करते हैं, उपचार का अर्थ है इलाज। ठीक है, उपचार का अर्थ है उसको ठीक करना। ठीक है, ठीक तब करोगे जब आपको उसकी उसका जो बीमारी समझ में आएगी, आपको उसकी जांच करोगे, तो उसको कहते हैं निदान। निदान के बाद में, मर्ज को ढूंढने के बाद में जो उसका अपन इलाज करते हैं उसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो उसका उद्देश्य क्या है, निदानात्मक परीक्षण के बाद बालक की जो न्यूनता मिलती है उनको दूर करना, यही आपका उपचारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन बी सही है इसका। अब देखिए, आपका गद्यांश आया है, इस गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, देखते हैं। गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि इसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न किए जा रहे हैं, तो आपको गद्यांश को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप जानकारी के लिए या इसको सरल करने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो है इसके व्याकरण से संबंधित बनते हैं, तो आपको जरूरत के हिसाब से पढ़ लेना है। अगर आपको जरूरत महसूस नहीं होती तो नहीं पढ़ना है। मुझे नहीं महसूस हो रही, मैं ऐसे ही हल करता हूँ आपको। श्वेत वर्णा इत्यत्र कै समास है, श्वेत वर्णा यहाँ कौन सा समास है, बताइए। तो एक बार इसको समझने के लिए आप इस श्वेत वर्णा पद को ढूंढिए। ढूंढिए, कहाँ मिलता है आपको श्वेत वर्णा, देखिए। ये रहा श्वेत वर्णा। ठीक है, तो इस वाक्य को पढ़िए आप। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णा धेनु वर्तते, उसके घर में, विश्वनाथ यहाँ कोई किसान है, उसके घर में एक सफेद रंग की गाय है। तो ये श्वेत वर्णा जो पद आया है गाय के लिए आया है। ठीक है, तो श्वेत वर्णा इसमें कौन सा समास है, तो इसमें साथियों फिर आपका अभिभाव तो हो नहीं सकता, तत्पुरुष समास भी इसमें हो नहीं सकता, इसमें क्रमधारय या बहुरी हो सकता है। देखते हैं। अब श्वेत वर्णा का जो आप विच्छेद करो, समास विग्रह करोगे, क्या बनेगा, श्वेत है, वर्ण है, यश्या सा, श्वेत है वर्ण जिसका, वह यानी कि गाय। ठीक है, यहाँ तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, प्रथम पद भी प्रधान नहीं है, द्वितीय पद भी प्रधान नहीं है,
ये दोनों पद अप्रधान है, कोई तीसरा ही अर्थ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्वा अत्र धातु प्रत्ययश्च सत, सत है। कृत्वा अत्र धातु प्रत्ययश्च सत है, यहाँ पे धातु और प्रत्यय कौन सा है? तो कृत्वा में आपकी धातु तो है क्री, ठीक है, और त्वा पीछे शेष है, तो त्वा कत्वा में शेष रहता है, क्री धन कत्वा। देखिए किस में आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सही। मात्रायाम इत्यत्र का व्यक्ति, मात्रायाम इसमें कौन सी व्यक्ति है बताइए आप? तो मात्रायाम में पंचमी है क्या? नहीं है। षष्ठी है क्या? नहीं है। सप्तमी है क्या? जी, सप्तमी व्यक्ति है इसमें, और द्वितीय भी नहीं है। सप्तमी कैसे? देखो रमा शब्द है, रमा कैसा है? आकारांत स्त्रीलिंग है। ऐसे ही आप मात्रा जो शब्द है वो भी आकारांत स्त्रीलिंग है। आपको रमा शब्द याद है तो इसके आधार पे आप इसको कर सकते हैं। रमा जो है, रमा का रूप बनता है रमायाम, रमायाम, वैसे ही आपका बन रहा है मात्रायाम। आपका जो रमायाम जो रूप है वो कौन सा है? वो सप्तमी विभक्ति, सप्तमी का बहुवचन है। यहाँ पे रमायाम भी क्या हो जाएगा? सप्तमी का बहुवचन। इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? सप्तमी विभक्ति है। ये देखिए 84 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए आप। उत्पाद्यति इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, उत्पाद्यति में उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग वो होता है जो किसी पद में आगे लगता है। यह तो उपसर्ग है क्या? नहीं, यह तो आगे नहीं आ रहा है। ठीक है, उत और पा ये उपसर्ग है क्या? देखिए साथियों, संस्कृत में 22 जो उपसर्ग है उसमें उद उपसर्ग होता है। उत ऐसा उपसर्ग नहीं है, पा ऐसा भी उपसर्ग नहीं है। उद इसको मान सकते हैं, प्र तो दूर दूर तक नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आपका उद इसका सही है। ठीक है, अब देखिए विश्वनाथ है कुशल कृषक अपि अस्ति, विश्वनाथ कुशल कृषक भी है। इस वाक्य में अस्मिन वाक्य अवयव पदम अस्ति, इस वाक्य में अवयव पद है, कौन सा है? कुशल कृषक, अपि, अस्ति या विश्वनाथ। इसमें साथियों अवयव शब्द जो है वो अपि है। अवयव शब्द उन्हें कहेंगे जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे लिंग, वचन, लकार, पुरुष, कुछ भी आप चेंज करोगे फिर भी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है उसको आप अव्ययी शब्द कहोगे। ठीक है, इसमें अपि जो है अव्ययी शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, ये अवयव पद है, अव्ययी पद है। आगे देखो आप, भाषा द्वितीय अपन पढ़ रहे हैं तो पहला आपका गद्यांश आ गया, दूसरा आपका क्या आएगा? दूसरा आपका पद्यांश आएगा, पद्य आएगा। और पद्य जो है वो राजस्थान से ही संबंधित आता है, अपन जानते हैं। भाषा प्रथम में भी ऐसा ही था गद्यांश, और दूसरा भी गद्यांश होगा लेकिन वो राजस्थान से संबंधित होगा। यहाँ पद्यांश होगा, गद्यांश नहीं होके भाषा द्वितीय में। अब देखो आप, सुवर्ण इत्यत्र का समास है, अर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर प्रतीत होती है तो फिर जाइए आप, क्योंकि व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो रहे हैं। सुवर्ण इसमें कौन सा समास है बताइए आप? तो सुवर्ण में तत्पुरुष समास है क्या, या अव्ययभाव है, या द्वंद्व है, या केवल है? तो देखिए आप, सबसे पहले तो सुवर्ण जो है, वर्ण शब्द में सु उपसर्ग लगा है, तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास में उपसर्ग वाली बात होती नहीं है, केवल समास में भी ये बात नहीं लागू होगी। ये अव्ययभाव हो सकता है या फिर तत्पुरुष हो सकता है। अब इसका निर्धारण हम इसका जो विग्रह है उसके द्वारा करेंगे। सुवर्ण का अर्थ हुआ है, सुवर्ण है, इसका अर्थ हुआ सुंदर वर्ण। क्या हुआ? सुंदर वर्ण। इसकी जो संस्कृत में आप विग्रह करोगे वो होगा सुष्टु वर्ण है, सुष्टु वर्ण है। और ये साथियों आपका उपसर्ग जो समास है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में एक भेद आता है, प्रादि तत्पुरुष, कुपुरुष, सुपुरुष, इस तरह के जो आते हैं उपसर्ग वाले जो है वो आपके तत्पुरुष में होते हैं। ठीक है, प्रादि तत्पुरुष यहाँ पे है, तो तत्पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अव्यय भाव वो होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, यहाँ पहला पद प्रधान नहीं है, यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है। सुष्टु वर्ण यानी सुंदर वर्ण, वर्ण की यहाँ बात हो रही है, तो ये उत्तर पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, अव्यय भाव भी हो सकता था लेकिन यहाँ उत्तर पद प्रधान है, पदों की प्रधानता के आधार पर ये तत्पुरुष समास का भेद हुआ। आगे देखिए आप, दृष्ट है इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, दृष्ट है, दृष्ट है इसमें प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? कत है क्या, या ल्यप है, या क्यप है, या फिर कतिन है? देखिए आप, कत में तय शेष रहता है, ल्यप में ये शेष रहता है, और क्यप में भी ये शेष रहता है, और कतिन में ती शेष रहता है। तो इस पद में आपको कहीं पे ये दिख रहा है क्या? नहीं। कहीं पे फिर ये दिख रहा है क्या? नहीं। ती दिख रहा है क्या? नहीं।
तो यहाँ पे तय भी नहीं दिख रहा है। आप कहोगे तय तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको इसमें कत प्रत्यय लगाना है। क्यों? क्योंकि दृश्य धातु से आप कत प्रत्यय करते हो, कत का तय का लोप हो जाएगा, तय शेष रहता है। क्योंकि यहाँ पे ये दृश्य जो धातु है, दृश्य धातु ऐसी धातु है, दृश्य प्लस कत ये रूप होगा इसका। क्योंकि दृश्य जो धातु है स जो आ रहा है उससे पहले री आ रहा है, तो यहाँ पे री आने से ये जो स है इस स में परिवर्तित हो जाएगा और फिर बचा तय। यहाँ पे फिर सटुत्व संधि लगेगी, तो इस स की वजह से यहाँ पे ये तय जो है ये तय में बदल जाएगा, शब्द बनेगा दृष्ट है। इस तरह से उपयुक्त उपयुक्त श्लोके छंदस्य नाम किम, इस श्लोक में छंद का नाम क्या है? ये प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि द्वितीय भाषा आप अध्ययन कर रहे हो तो वहाँ छंद और अलंकार दो अलग से और जुड़ जाते हैं, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन से करते हैं इसको। उपजाति छंद है क्या? या इंद्रवज्रा, या उपेंद्र वज्रा, या वंशज। तो आप देखिए उपजाति जो छंद है उसमें 11 वर्ण होते हैं, इंद्रवज्रा में भी 11, उपेंद्र वज्रा में भी 11, और वंशस्थ जो है 12 वर्ण होते हैं। सबसे पहले आप वर्णों को गिन लीजिए, अगर 12 वर्ण हुए तो वो वंशस्थ है, 12 नहीं हुए 11 हुए तो इनमें से कोई एक है। ठीक है, अब अपन चलते हैं श्लोक पे, छंद अपन ज्ञान करना है। ये श्लोक आपका, ठीक है, इसको देखो आप, वर्ण गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 वर्ण साथियों। आधे वर्णों को गिनती नहीं करनी है आपको, इसमें 11 वर्ण है, इसका मतलब ये वंशस्थ तो नहीं है। ठीक है, अब 3 में से है, वो जो 3 है उनमें से है। अब उन 3 में से कौन सा है? अब इसके लिए आपको इनमें मात्रा लगानी पड़ेगी, गण का निर्धारण करना पड़ेगा। अब करते हैं वो कार्य, देखिए मात्रा लगाते हैं। तो मरु जो है, मैं जो है वो लघु है। देखो एक तो लघु का आपको ज्ञान करना है, लघु यानी जो छोटा होगा उसमें लघु लगाओगे आप, ऐसा निशान है इसका। और गुरु यानी जो बड़ा होगा उसमें आप इस तरह का निशान लगाओगे, ऐसा। ठीक है, ये आपका गुरु होगा। ठीक है, तो ये मरु जो है इसमें मैं, ये लघु वर्ण है तो आपने लघु लगा दिया। और रु जो है ये भी लघु ही है, लेकिन पीछे विसर्ग आता है तो उसको गुरु मानना आपको, ये गुरु हो गया। सु आपका लघु है, वह आपका लघु है, लेकिन ये जो आधा वर्ण आ रहा है, र जो आधा वर्ण है ये वह पर ही आएगा, तो इसका गुरु हो जाएगा। ये भी साथियों आपका गुरु है। न आपका लघु है, ही आपका लघु है, ये आपका गुरु है, न आपका लघु है। द्री वैसे आपका लघु है, लेकिन क्योंकि ये आधा वर्ण जो है इससे बाद में आ रहा है तो ये द्रि पर ही जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, फिर गुरु। इस तरह से साथियों आपका रूप बना। अब इसे आप देखिए 11 है, तो इनमें 11 में आपका इंद्र वज्रा उपेंद्र कोई सा भी हो सकता है। अब आपको उनका लक्षण याद करना, स्मरण करना है। देखिए आप इनके गण बनाओ आप, तीन तीन के गण होते हैं, ये आपके 3 गण बन गए और आपके 2 गुरु बच गए। ठीक है, अब जो गण है इसको आप, एक सूत्र है, ये माता रा ज बा न स ल गा, इस तरह से 8 गण होते हैं। तो लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु। देखिए ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये वाला कहाँ पे मिल रहा है? तो देखिए ये वाला पहले लघु चाहिए आपको, ये लघु, फिर गुरु, फिर लघु, ये रहा। ये जय से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये जय गण है। ठीक है, जय। फिर देखिए आप गुरु गुरु लघु, देखो कहाँ मिल रहा है, गुरु गुरु और लघु, ये मा ता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे एक गुरु रहेगा, गुरु गुरु लघु। देखो आपके गुरु गुरु लघु है, इसका मतलब ये तयगण है। फिर देखिए आपके लघु गुरु लघु, ये तो आपके पहले वाले का सेम हो गया, जगण। और गुरु और गुरु। ठीक है, ये लक्षण किस में आता है? देखो 2 छंद है, इंद्र वज्रा की बात करें, शादींद्र वज्रा यदि तव जगोग, वो इंद्र वज्रा होगा जिसमें तव 2 तगण और जय गोग है, ग यानी कि 2 तो तगण होंगे, जगण होगा, फिर 2 गुरु होंगे, वो आपका इंद्र वज्रा छंद होगा। तो अच्छा, और उपेंद्र वज्रा कौन सा होगा? उपेंद्र वज्रा जत जास्तो गो, ज त ज और 2 गुरु। ठीक है, 2 गुरु होंगे, वो आपका उपेंद्र वज्रा होगा। उपजाति कौन सा होगा? इन दोनों का जो मिश्रित रूप है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिलाने से उपजाति बनता है। तो देखो आप
फिर इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें उपजाति भी तो हो सकता है। 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा है, एक में इंद्र वज्रा है, तो उपजाति हो जाएगा। अगर 3 चरणों में भी उपेंद्र वज्रा है, एक में आपका इंद्र वज्रा आ गया, तो भी वो भी उपजाति हो जाएगा। तो देखिए आप, इसमें तो ये जो अपने लाइन पड़ी है, इसमें तो आपका कौन सा हो गया, जत जास्तो गो, उपेंद्र वज्रा जत जास्तो गो, ये आपका उपेंद्र वज्रा हो गया। आगे देखिए आप, किम, ये किम में आपको गुरु लगाना है। क्यों? क्योंकि की मात्रा छोटी है, लेकिन पीछे अनुस्वार आ रहा है, इसलिए गुरु हो गया। ये भी आपका गुरु है, ये लघु है, ये गुरु मानना इसको, क्योंकि द्रि के बाद में से आ रहा है। तम भी आपका गुरु है, और जो कु है वो लघु है, फिर लघु, फिर इसको गुरु मानना है क्योंकि पीछे आधा वर्ण आ रहा है। सु आपका लघु है, द्रि आपको गुरु मानना है क्योंकि बाद में आधा वर्ण आ रहा है, और आपका ये भी आपका गुरु है। अब देखिए आप, गुरु गुरु लघु ऐसा कौन सा है? ऐसा आपका गुरु गुरु लघु तयगण है। कौन सा गण है? तयगण। फिर बाद में देखो आप, गुरु गुरु लघु रिपीट हुआ, दो तयगण आ गए, फिर लघु गुरु लघु, फिर आपका देखो ज आ गया, फिर आपका गुरु 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 और गुरु। ये साथियों आप देखो, यहाँ पे उपेंद्र वज्रा है, यहाँ पे इंद्र वज्रा है। उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा जब मिलते हैं तो उपजाति छंद कहलाता है। तो अपने को पता चल गया है, आगे भी अपन देख सकते हैं, लेकिन यही आपको निश्चित हो चुका है कि इसमें उपजाति छंद है। छंद कौन सा इसमें? उपजाति, उपजाति छंद है इसमें, ठीक है। शिलाशु कृष्णाशु न ते ही मृग्या, शिलाशु शिलाओं में, कृष्णाशु कृष्ण शिलाओं में, न ते ही मृग्या उनको नहीं ढूंढना चाहिए। कृष्ण शिलाओं में, इसका ये हो जाएगा कृष्णाशु शिलाशु, ठीक है। शिलाशु शिलाओं में, कृष्णाशु कृष्ण काली शिलाओं में, काली चट्टानों में। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अत्यत्र विशेषण पदम अस्ति, यहाँ विशेषण पद है। देखो अपने क्या बोला, शिलाशु कृष्णाशु, शिलाओं में काली में, तो इसको सही करेंगे आप तो आएगा काली शिलाओं में, काले पत्थरों में। तो काला तो हो गया विशेषण और पत्थर हो गया विशेष्य, ठीक है। तो इसमें विशेषण पूछ रहा तो हो जाएगा कृष्णाशु। अगर विशेष्य पूछता तो इसमें आता शिलाशु, इस तरह से। आगे देखो, मरु इत्यत्र लिंगम अस्ति, मरु में लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है कि सर्वलिंग है? देखो मरु यानी मरुस्थल, मरु प्रदेश हरा भरा हो गया, मरु सूख गया, सॉरी मरु तो क्या सूखेगा, मरु कोई पौधा थोड़ी है, मरु में सूखा पड़ गया, मरु हरा भरा हो गया, इस तरह से आएगा। तो ये पुल्लिंग का इसमें साउंड आ रहा है, तो इसमें पुल्लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग इसमें हो नहीं सकता, नपुंसक लिंग नहीं होगा, सर्वलिंग कोई ऐसा होता नहीं है, इसमें पुल्लिंग है। तो साथियों आज हमने इस पेपर का द्वितीय भाषा का अध्ययन किया है, उसका सरल किया है। हर एक प्रश्न को अपन ने उसके प्रकरण के साथ में अध्ययन किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर क्योंकि अपन ने इसको विस्तार से विश्लेषणात्मक अपन ने अध्ययन किया है, इसलिए समय लगा। एक बात आपको कहना चाहूंगा, जो आपका जो रीट का पाठ्यक्रम है उसमें भाषाओं पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो जीके है वो जीके आपका काफी विस्तृत है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, इतिहास भी है, भूगोल भी है। उनमें से मुश्किल से 10-10 प्रश्न आ जाएंगे, कोई इतिहास से या भूगोल से, कहीं से भी। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसमें से कोई गारंटी नहीं कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, लेकिन भाषा से आपको गारंटी रहेगी कि यहाँ से प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से आपको भाषा को ज़्यादा महत्व देना है, भाषा को अच्छे से करना है, या आप 30 में से आप 30 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। आगे अगली सीरीज में हम किसी अन्य पेपर का हल करेंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।